नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे डीएसएसबी ने अपना सिलेबस डिक्लेयर किया है, तो उस सिलेबस को देखने के बाद ये एनालिसिस होता है कि उसमें ग्रेजुएशन का जो पार्ट है, वो कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो सब लोगों का कॉमन क्वेरी यही है कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट को कैसे कवर करें, उसके क्वेश्चंस कहाँ से करें, कैसे उसको पढ़ना है और कौन-कौन सा पार्ट उसमें स्किप कर सकते हैं और कौन सा पार्ट अपने को अच्छे से तैयार करना है। तो जैसे आपने सिलेबस देखा होगा लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में भी हम सिलेबस की बात करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने सिलेबस बताया भी है। तो उस सिलेबस को देखने से यही आता है कि सिलेबस जो लिखा है रिटन सिलेबस वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि उसमें सिर्फ नाम लिखा है और ये नहीं पता कि कौन से पार्ट को अपन को पढ़ना है और कौन से पार्ट को हमको स्किप करना है। तो ये सब के लिए हम क्या करेंगे, जो पुराने पेपर हैं उसका एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना कैसे है। जैसे ग्रेजुएशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने जो बीएससी की है बीएससी की बुक से ही पढ़ेंगे, बट उसमें तो पूरा थ्योरम्स भी होती हैं, प्रूफ भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो कौन सा पार्ट हम स्किप करके उसमें अच्छा कर सकते हैं और अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। उसी टाइप से आप बाकी सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस है वो ग्रेजुएशन पे फोकस है, तो हमको भी ग्रेजुएशन पे फोकस करना चाहिए और अभी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो ईजी और स्कोरिंग है इन कंपेरिजन टू 11th एंड 12th। क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो कोई थ्योरम्स है, जो कोई रिजल्ट है, वो डायरेक्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना होता है। वो क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं तो उनको डायरेक्ट आपको लर्न करना है। 2-3 बार देखने से पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये हमको आंसर करना है, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको हमने ऐसे करना है। कुछ फेमस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फेमस रिजल्ट होते हैं, उन पर हमको फोकस करना होता है एज ए याद करने के लिए कि इसको आया तो हम ऐसे ही करेंगे। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस है उसको आपको पहले करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अपने आप को भी इम्प्रूव करना है और करते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगी। यही इस लाइन का मोटो है कि इम्प्रूविंग, डूइंग, लर्निंग, देन यू विल गेट सक्सेस। तो आज हमारा मेन पार्ट के ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है उस सिलेबस को हम कैसे तो कवर करें, उसका वेटेज कैसे है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कौन सी बुक हम पढ़ें कि वो फायदेमंद रही। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आईआईटी जेएम का पढ़े क्या या सीएसआईआर नेट की बुक पढ़े क्या। तो मैं बोलूँगा कि आईआईटी जेएम और सीएसआईआर नेट की बुक आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो इतना लेवल इस एग्जाम में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा उसका लॉजिक ये भी है कि आप ये देखिए कि आपको जो पूरा सिलेबस है उसमें आपको 2 आवर का पेपर होगा, उसमें 200 क्वेश्चन करने हैं और जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है उसके लगभग 50 to 70 क्वेश्चन आएंगे। तो इतना पार्ट पूरा कवर करना वो भी 1 आवर में तो थोड़ा टिपिकल टास्क रहता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो ज़्यादा नहीं होगा, ये तो हमको पता चल रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल तो लो ही रहेगा, बट प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नेम बेस क्वेश्चन होते हैं या जिसको हम थ्योरम बेस बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आ सकते हैं। कई बार जैसे आप एलिमेंट्री नंबर थ्योरी देखने में बड़ा छोटा टॉपिक लगता है, उसमें डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा है वो फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट है, कौन सा विल्सन थ्योरम का है, कौन सा ऑयलर फाई फंक्शन को डिनोट करता है, ऑयलर फी फंक्शन कैसा होता है, फाई एन जिसको हम ऑयलर फाई फंक्शन बोलते हैं, कि ये ऑड होता है, ए वन होता है, वन वन होता है, वन टू होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप अगर पुराने पेपर देखेंगे तो फाई एन को बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछ रखा है। कई बार पूछ रखा है क्या वन वन होता है क्या, कई बार वन टू पूछ लिया, ऑड इवन। तो ये एन ग्रेटर देन टू के लिए हमेशा फाई एन कैसा होता है, इवन होता है। और ये ना ही तो क्या है वन वन और ना ही वन टू, तो ना इधर वन वन नोर वन टू ऐसा फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, डायरेक्ट पता होगा तो बस ऑप्शन टिक मारो और खत्म कहानी। अब ये जो सिलेबस है कैलकुलस, इसमें बोला कि डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अब ये वाला जो सिलेबस है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, इसका एक ही क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में बता रखा है कि कैसे कर्व बनाना है। तो अब आपको क्या करना है कि सारे कर्व, अगर टाइम है, अगर आपने पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, वो पूछता है कि किस कर्व की शेप कैसी होगी, जे टाइप बनेगी, वी टाइप बनेगी, के टाइप बनेगी, कैसी बनेगी, या जो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टाइप जो बनाते हैं, ट्राइगोनल, बाइगोनल, इस टाइप से। तो इसके लिए आप क्या करें, जो बीएससी की बुक में कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट या एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, ये तो 9th-10th वाला है। वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। अब वेक्टर कैलकुलस में आप ये देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर कैलकुलस में जैसे 2021 में पूछा गया कि कौन सा वेक्टर है वो सोलेनोइडल है, ठीक है। अब हो जरूरी थोड़ा ना कि सोलेनोइडल पूछे, इस बार इरोटेशनल पूछ सकता है कि कौन सा वेक्टर है वो इरोटेशनल है। उसके बाद इसमें 3 थ्योरम है, गोस थ्योरम, स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। गोस डाइवर्जेंस, स्टोक और ग्रीन थ्योरम। अब ये तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। और एक इसमें एप्लीकेशन में एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो अगर वेक्टर कैलकुलस को कैसे पढ़ना है तो इसमें मुश्किल से 10 रिजल्ट होंगे,
10 रिजल्ट भी होंगे नहीं। 10 रिजल्ट है, 10 उन पे बेस्ड एग्जाम्पल कर लो बुक से, और उसके बाद आप क्या कर लो, PYQ कर लो। तो वेक्टर कैलकुलस से अगर 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो इन 20-30 रिजल्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे टेस्ट सीरीज में ऐसा टेस्ट भी होगा तो उसमें रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, एग्जाम्पल बेस्ड भी होंगे, कुछ PYQ बेस्ड भी होंगे। तो 25 क्वेश्चन अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम एलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से मेंशन कर दिया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम बात कर सकते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है, इसमें पोलिनोमियल भी आ जाएगा, किस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, कैसे रूट हैं। तो ये तो 11-12 वाला पोर्शन है। इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरी में नंबर सिस्टम आ गया, रो एक्शन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड रिप्लेस। अब ये तो पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं हम, इसमें तो 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है और 12th भी है। ये वाला पोर्शन तो पूरा अपने उसी से है। अब रियल एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये वाला है। रियल नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस एंड इन आर एंड इनफाइनाइट सीरीज। अभी मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक PDF दिखाता हूँ, उसको कैसे पढ़ना है, फिर उसी के बेसिस पर हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर में आपसे वो पूछ सकता है कि सुप्रीमम किसी सेट का कैसे निकालते हैं, अपन इन्फिमम कैसे निकालते हैं, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई सेट बाउंडेड है तो उसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर में। और सीक्वेंस का मतलब तो सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी एक बार, जैसे हमको बात करनी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पहले अपने सिलेबस में एक बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखते हैं क्या लिखा है, फिर आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेंशन किया गया एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रीमान इक्वेशन, एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल्स, कॉचीज थ्योरम्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सीरीज एंड रेसिड्यू। तो आप ये देखेंगे कि एनालिटिक किसी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कॉची रीमान इक्वेशन की आपको कार्टेशियन फॉर्म भी आनी चाहिए और पोलर फॉर्म भी आनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन पोलर फॉर्म में, 2 कार्टेशियन फॉर्म में, ये 4 फॉर्म होगी तो चारों की चारों आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट CR इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो आपको पता होगा तभी तो देख पाएंगे। तो कैसे करना है, पूरा प्रूफ नहीं पढ़ना है उसका। तो ये देखो, इसके लिए ये BSc की बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अपलोड की है। ये आपको अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के सर्च बार में जाके TGT PGT मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स फॉर DSS भी अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक और इसकी PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी। जो PDF BSc की हमारे पास अवेलेबल होगी वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को। अब जैसे इसकी बात करते हैं अपन कैसे पढ़ना है इस वाले में, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक आपको वहाँ मिल जाएगी। अब इसका सिलेबस देखो एक बार, इसका जो इंडेक्स बना हुआ है उसमें कुछ सिलेबस गिवन है वो हम देखते हैं। इसके सिलेबस में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, समेसर संख्या, सेट इन कॉम्प्लेक्स, ये नहीं पढ़ना। ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन से कैसा क्वेश्चन आएगा वो देखना है। क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं पहले कि थोड़ी थ्योरी कैसे है इसकी। पेज नंबर 60 पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे बताया कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, इसी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन को कैसे देखना है। तो ये पूरी डेफिनेशन बता रखी है, इंट्रोडक्शन बता रही है, हमको नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वो है। जैसे ये वाला है कि सो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर एन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट वेयर एन बिलोंग्स टू एन। ये एफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर एन हर एन के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल है। तो आपसे किसी ने पूछ सकता है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कैसा है, पोलिनोमियल है, या एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप बोल देंगे सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, अब डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, एफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर एन डिफरेंशिएबल होता है। आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ लो, नहीं टाइम है तो मत पढ़ो। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है आपको, मैन तो एग्जाम्पल ही फोकस करना है। सेकंड एग्जाम्पल बोला हुआ है कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार,
प्रूव दैट एफ जेड इक्वल जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका प्रूफ भी दे रखा तो हम प्रूफ देखने नहीं जाएंगे, हमको बस इतना ध्यान रखना है एफ जेड इक्वल जेड बार है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता किसी भी पॉइंट पे। अगर आपके पास टाइम है तो ये भी देख लो। और डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि इसकी लिमिट है वो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि ए प्लस जेड बार माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड करने पे क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसकी लिमिट -1 और 1 आ रही है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ जेड इक्वल जेड बार है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और आप चाहें तो ये थ्योरम्स और रिजल्ट को एक पेज पर नोट डाउन करते जा सकते हैं ताकि आपके 2 या 3 पेज में इस चैप्टर के पूरे नोट्स बन जाएंगे। अप्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। इसका मतलब एफ जेड इक्वल्स टू ये मोड जेड स्क्वायर है, ये सिर्फ और सिर्फ जेड इक्वल टू जीरो पे कैसा है डिफरेंशिएबल, बाकी किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है। तो ऐसे आपको रिजल्ट बेस पढ़ना है सारे के सारे, और आप पुराने पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो रिजल्ट बेस ही मिलेंगे। अब इसके बाद सी आर इक्वेशन आती है कि कौशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कैसा होता है डिफरेंशिएबल होता है। अब देखो कौशी रीमान इक्वेशन यहाँ से भी प्रूफ किया हुआ है कौशी रीमान इक्वेशन को। अब कौशी रीमान की सी आर का कार्टेशियन फॉर्म क्या है कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अगर एफ जेड इक्वल्स टू कैसा फंक्शन है आपका यू प्लस आइटा वी टाइप का, तो उसके लिए कार्टेशियन फॉर्म में कौशी रीमान इक्वेशन ये होती है। तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने पोलर फॉर्म में भी निकाल रखी है, तो पोलर फॉर्म और दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सी आर इक्वेशन। तो यू आर इक्वल्स टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस का डेल वी बाई डेल थीटा। बस यही करना। अब सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसको शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले ही रिजल्ट देख लिया कि जेड टू की पावर एन वाले फंक्शन कैसे होते हैं एनालिटिक होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा पूछेगा भी नहीं आपसे कि इसको एनालिटिक शो करो। आपको पता होना है कि जेड टू दी पावर एन वाले क्या होते हैं डिफरेंशिएबल सब जगह होते हैं। तो जो जो फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल होता है उसी को हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया। तो बस इस टाइप से आप रिजल्ट देखते जाएंगे और कर लेंगे। इसके बाद इस फंक्शन में लास्ट में क्या होता है कि इस बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैसे क्वेश्चन, ये देखो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और जेड इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। एफ जेड इक्वल टू जेड बार कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चन करने से आपको दिमाग में ये भी रह जाएगा कि कौन सी चीज़ हमने पढ़ी है उसको कैसे याद करना है। इस बुक में हर चैप्टर के लास्ट में लगभग 30 अराउंड क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अब देखो ये रहा एफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स वाई। एफ जेड इक्वल टू ऐसा फंक्शन है तो ये कैसा होगा, एफ डैश जेड क्या होगा। एफ जेड इक्वल टू ये तो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है कि नहीं, एनालिटिक है कि नहीं। तो इस टाइप की क्वेश्चन सारी जगह इसमें मेंशन है और यही आप पुराना पेपर देखेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन इसी से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। अब एफ जेड कैसा है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, तो मोड एफ जेड कॉन्स्टेंट, देन एफ जेड कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा, एनालिटिक होगा या नहीं होगा, ये सब हमको चेक करना है। तो इस चैप्टर में इस बुक में हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको आप देख सकते हैं और उसी से आइडिया लगा सकते हैं। तो इस टाइप से तो हमको पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है कैसे करना है, ये तो हमारी बात होगी। और एक क्वेश्चन जो कि बहुत फेमस है, हर बार पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा हुआ जो एक तो ये एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है। और एक क्वेश्चन और है जो कि फेमस है। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अगर आंसर भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड जेड बार का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो। अब ये बहुत पुराने टाइम में गेट में पर अभी फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप निकालने बैठते हैं सोल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट तो इजीली लग जाएंगे। तो इसलिए आपको डायरेक्ट इसके आंसर पता होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको गोखरू की जो ये बुक जो कोई पूछेगा कौन सी बुक है, तो ये बीएससी की बुक ही है। आपके पास जेपीएच की हो तो जेपीएच की पढ़ सकते हैं, ये गोखरू वाली है तो गोखरू वाली पढ़ सकते हैं। जो जो गोखरू की पीडीएफ अवेलेबल होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसे तो हमको पढ़ना है जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताया इसी टाइप से। बाकी सब्जेक्ट को भी आप सेम इसी तरीके से कवर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तक बात करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल सेकंड एंड हायर ऑर्डर, तो ये भी बीएससी की डिफरेंशियल बुक भी आपको मैं अपलोड करवा दूंगा यहाँ पे। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ये हमने बात करी कि लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर थ्योरम। अब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये वाला पार्ट तो इतना है वो 12 तक का है। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसको हम रियल एनालिसिस में ही कवर करते हैं। तो रियल एनालिसिस की बुक में आपको पावर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लैरिन एक्सपेंशन वो सब मिलेगा, तो वहाँ से कर सकते हैं। ऐसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी सेम पार्ट है। जैसा जैसा हमने ये अभी थ्योरम्स देखी है, जैसे उसमें कॉसी थ्योरम भी है चैप्टर 4 में, कॉसी गॉर्सेट थ्योरम भी है। उसी टाइप से देखो ये 3 थ्योरम आ गए ना, ग्रीन, स्टोक एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी डबल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये जो पार्ट है ये भी बीएससी का ही बुक का है। और उसी टाइप से बुक में इसमें भी आपको जैसे डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, ये क्या करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है, और dx dy एरिया को डिनोट करता है। तो कुछ फेमस कर्व होंगे, उनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालता है, वो बुक में दे रखा है।
इसी टाइप से ग्रीन डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट भी होंगे वेक्टर कैलकुलस की बुक में, और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। कर्ल जीरो होता है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या होता है। तो ये सब अपन उसमें बीएससी वाली बुक में होंगे, तो वो बुक भी आपको अपलोड करवा दी जाएगी। तो वहाँ से जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने थ्योरम देखी कैसे पढ़ना है, उसी टाइप से उसको पढ़ना है। सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको मेनली क्या करना है, जो रिजल्ट है, थ्योरम्स है एंड एग्जाम्पल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर किसी ने ये सब कर लिया, उसके बाद भी अगर उसके पास टाइम बचता है, तो उसको क्या करना चाहिए, CUET के जो पुराने पेपर हैं, BHU के जो पुराने पेपर एंट्रेंस एग्जाम लगे, DU के आप सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस के कर सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी थोड़ा हाई लेवल का आएगा तो उतना लेवल का आपको नहीं पूछा जाएगा। ये PYQ भी आप सबसे पहले ये सब काम करने के बाद, पहले नहीं करना है, क्योंकि पहले ये करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये वाला पार्ट सबसे पहले, जैसे रिजल्ट, थ्योरम और एग्जाम्पल पहले पढ़ना है, उसके बाद ये करना है। और ये करके मैं तो पहले आपको ये बोलूँगा कि आप पहले DSSS की क्या करें, PYQ सोल्व करें, भले वो TGT के हो या PGT के हो। सारे TGT PGT के PYQ आपको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, और उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज फंक्शन। अब रीमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से बात आती है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के भी डायरेक्ट रिजल्ट ही देखेंगे हम। fx = x⁴n टाइप की सीरीज होती है, तो वो कैसे कन्वर्जेंट होती है, नहीं होती, किस इंटरवल में कन्वर्जेंट होती है, ओपन इंटरवल 0 से 1, 0 से 2, x² कैसा होता है, ये सब रिजल्ट है जो बुक में गिवन है, वही रिजल्ट ध्यान रखने हैं। और इसमें रीमान इंटीग्रेशन पे बेस्ड 5 या 6 थ्योरम है, तो आप देख लेना, भले हर साल के पेपर में उन्हीं 5 या 6 थ्योरम से एक ना एक क्वेश्चन तो 100 रिपीट होता है। तो आपको 6 लाइन याद करनी है बस। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ भी यही कहानी है, उसमें कि 1 to ∞, 0 to ∞, -∞ to ∞, वो कुछ फेमस इंटीग्रेशन होंगे, 1/x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं को ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा पार्ट आता है ना आगे वाला, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये वाला तो ईजी है, पर रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में क्या है कि नंबर ऑफ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब Zn से Zn पे कैसे रिंग डिफाइन करते हैं, Zn क्रॉस Zn से क्रॉस वाला तो आपके नहीं होगा सिलेबस में। फिर नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते हैं, होमोमॉर्फिज्म बनेगी नहीं बनेगी। सेम आता है वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी लीनियर अलजेब्रा की बुक भी मैं आपको उसी टाइप से अपलोड कर दूंगा। तो उसको जैसे देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, रिजल्ट और एग्जाम्पल, उसके बाद PYQ। अब मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिक स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो मेट्रिक स्पेस बनाने के लिए x, D मेट्रिक स्पेस कब बनेगा, जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो आपको 100% होनी चाहिए। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल इनक्वलिटी। अगर ये चारों पता है तो 4 ऑप्शन में होंगे, एक कोई ना कोई आपको रॉन्ग लिखी हुई होगी और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मेट्रिक स्पेस, या सिर्फ एक करेक्ट लिखेगा बाकी 3 गलत लिखे पूछेगा कौन सा करेक्ट है। तो ये पता होना चाहिए। टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस में भी यही है, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। ये बात करता है सेट पे, कोई सेट कब कनेक्टेड होता है, कब कॉम्पैक्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट के लिए हमको पता है क्लोज प्लस बाउंडेड होना चाहिए, तो इसके हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे। और बुक में आपको पता होगा कि सिंगलटन सेट कैसे होता है, फाइनाइट सेट कैसे होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जैसे अपन को पता है कि हर क्लोज इंटरवल कैसा होता है, बाउंडेड भी होता है और क्लोज भी होता है, तो कॉम्पैक्ट बन जाएगा। कनेक्टेडनेस के लिए कोई भी इंटरवल होगा वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो इस टाइप से हम इसमें जो रिजल्ट है वही देखेंगे मेट्रिक स्पेस में। उसके क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करने वाले हैं जो रिजल्ट बेस होंगे। अब आता है ग्रुप थ्योरी, ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ग्रुप एक्शन एंड साइलोथ्योरम। साइलोथ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हम देखे थे पहले। और इसमें आपको क्या करना है, ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट देखने में तो, और ग्रुप थ्योरी के रिजल्ट के बाद जो रिंग वाले रिजल्ट है वो उधर भी दे दिया और इधर वापस से मेंशन कर दिया कि पोलिनोमियल रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, UFD आपको स्पेशली मेंशन है। अब UFD से रिलेटेड हम यूक्लिडियन डोमेन भी देख सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन भी देख सकते हैं। और उन्होंने फील्ड थ्योरी को मेंशन नहीं करा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी फील्ड थ्योरी को मेंशन नहीं किया हुआ। रिंग होमोमॉर्फिज्म तक का ही पार्ट आपके फील्ड थ्योरी का नहीं है। अब इसमें लीनियर अलजेब्रा पार्ट 2 आ गया। ये वाला जो सिलेबस है ना, ड्यूअल स्पेस एंड डायगोनल अलजेब्रा ऑपरेटर, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टी, ये मास्टर्स का सिलेबस है थोड़ा सा। हालांकि कुछ जगह लीनियर अलजेब्रा BSc में भी कवर हो जाता है, पर ड्यूअल स्पेस और डायगोनल अलजेब्रा ऑपरेटर ये सब किसका आता है, MSc का पार्ट है। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी मैं तो बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे फोकस करना चाहिए, और ड्यूअल स्पेस की डायमेंशन कैसे निकालते हैं इस पर डायरेक्ट रिजल्ट है। डायमेंशन ऑफ ड्यूअल स्पेस, इसको हम होम RU to V लिखते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर U से V पे डिफाइन है, इसकी डायमेंशन M है, इसकी डायमेंशन N है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, M × N। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डायमेंशन निकालने का हो। वैसे अलग से पूरा नहीं पूछेगा क्योंकि ये MSc का पार्ट है। तो पोलिनोमियल रिंग पढ़ना कैसे, इसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देखा कि देखो एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन स्पेशली मेंशन है आपको। तो कोई फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये वाला एग्जाम्पल वहाँ से देखने, और इसकी थ्योरम आपको देखनी है। तो ये तो आपके सिलेबस की बात होगी कि कैसे पढ़ना है। बुक से हम बता दिया, जो बुक अवेलेबल होगी वो आपको PDF मिल जाएगी।
अब इसमें कोई पूछे कि सबसे ईजी और स्कोरिंग पार्ट कौन सा है, तो जो 11th-12th वाला पार्ट है उसमें एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ईजी है। और ये आपका पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है, सबसे पहले ये करना है। इसमें जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। अब इसमें आपके फील्ड थ्योरी सिलेबस में नहीं है, फील्ड थ्योरी का कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है आपको, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस सबसे ईजी है, 2 दिन का है और 4 से 5 पेज आपके बनेंगे इसके, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पेज के नोट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी देखा है, ये बुक आपको मिल जाएगी, उस पर देख सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा में भी है ये, मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, एरिया एनालिसिस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ऊपर से सारा पार्ट ईजी है। तो ये तो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ईजी एंड स्कोरिंग है, ग्रेजुएशन का पूरा पार्ट ही आ गया इसमें। और रियल एनालिसिस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ से खूब आते हैं। वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों मिला के आपको अराउंड 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये दोनों के दोनों आप एक वीक में आराम से इजीली तैयार कर सकते, 1 वीक भी नहीं लगेगा। तो इस टाइप से सिलेबस को आपको कवर करना है। और हम अभी क्या करेंगे, जितने भी ग्रेजुएशन वाले टॉपिक हैं उनके सबके PYQ सोल्व करेंगे, और उनकी PDF आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहाँ पे ये वाली यूनिक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका सॉल्यूशन आपको ईच एंड हर क्वेश्चन का अवेलेबल करा जाएगा। और ये 22 मई तक इसका ऑफर ये है, इसके बाद इसकी प्राइस ये हो जाएगी। और अभी देखो सिलेबस आया है, हो सकता है एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी। और अभी 22 मई तक आप ये देख सकते हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा और पूरा PDF सॉल्यूशन होगा। और अभी जो चेंजमेंट हुआ है सिलेबस में, जैसे PD अभी ऐड कर दिया है, तो हम PD का टेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कि कौन सा पेपर एनालिसिस कैसा करना है, पेपर पैटर्न हमने देख लिया, सिलेबस एनालिसिस कर लिया, ग्रेजुएशन वाला पार्ट को कैसे कवर करना है वो भी हमने देखा। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी स्टेप में तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @mathematics4DSSB और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं कोई भी आपका डाउट जो भी हो। तो ये बात थी आपको कि कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है, और मेन फोकस आपको ग्रेजुएशन वाले पे रखना है। 11th-12th का सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है तो आपको उस पर कम ही फोकस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और देखो इसने बोला भी है कि डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस। अब इसमें देखो कहीं पे भी इंटीग्रेशन की बात नहीं करी है, एक जगह आपको लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जरूर लिखा है, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये डेरिवेटिव वाली बात होगी। पर इंटीग्रेशन है वो 11th-12th वाला नहीं है, ये पूरा 11th-12th का सिलेबस ही है। लिमिट, कंपोनेंट, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, और टेलर थ्योरम वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे का है। तो जो जो सिलेबस मेंशन है उसी को हम कवर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। सो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट हम कैसे कवर कर सकते हैं, वेटेज कितना है वो भी पता चल गया, कौन सी बुक पढ़नी है। तो बुक पढ़ने के लिए तो अपनी BSc की बुक पढ़नी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसके लिए आप PYQ सोल्व कर सकते हैं, और CUET के, BHU के वो पुराने पेपर वो देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।